तो आज हम लोग जावा में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट देखेंगे। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आपको पता है, आप सभी ने जावा के प्रोग्राम्स को रन किया होगा। देखिए जावा के प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। मैंने अज्यूम किया है कि मैंने एक क्लास बनाई हुई है। इस क्लास का नाम है क्लास एक्स वाई जेड। हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आज देखने वाले हैं। देखिए एक ऐसी कोई क्लास बनी हुई है जिसमें कुछ तो लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्लास को, जब आपको सभी को पता है, जब आप इस क्लास को सेव करते हो तो आपको, अगर इसके अंदर मेन फंक्शन है, अगर इस क्लास के अंदर मेन फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन है, तो इस क्लास का जो नाम आएगा वो नाम होगा एक्स वाई जेड डॉट जावा। तो अगर मैंने ऐसी कोई प्रोग्राम बनाया है तो उस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, जावा सी स्पेस एक्स वाई जेड डॉट जावा। अब देखते हैं कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो, देखिए मैंने क्या लिखा, प्रोग्राम को रन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे। जब हमने कंपाइल कर लिया तो पहला स्टेप क्या होता है, प्रोग्राम को कंपाइल करना। दूसरा स्टेप क्या होता है, प्रोग्राम को इंटरप्रेट करना, या एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है जावा स्पेस एक्स वाई जेड। किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए आप ये तो लिखते ही हो, अगर इस प्रोग्राम को मुझे रन करना है तो मैं ये तो लिखूंगा ही, जावा, सॉरी, मैं लिखूंगा जावा सी, मतलब कंपाइलर एक्स वाई जेड और जावा। और फिर इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं लिखूंगा जावा स्पेस। तो यहाँ पर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में एडिशनल पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पर हमने तीन वैल्यूज भी साथ में पास कर दी। मतलब प्रोग्राम को रन करते समय ही हम अगर वहां पे कुछ वैल्यूज को पास करते हैं, इस प्रोग्राम को, इस मेन फंक्शन को, तो ये मेन फंक्शन में ये वैल्यूज को पास करना क्या होता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पास करना और प्रोग्राम के रन करते समय मेन फंक्शन को कुछ आर्ग्यूमेंट्स को पास करना ही कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। तो बहुत सारे वे हो सकते हैं। अगर मैंने कभी लिखा जावा स्पेस एक्स वाई जेड स्पेस 1 2 3, मतलब मैं तीन इनपुट दे रहा हूँ, थ्री डिफरेंट वैल्यूज में पास कर रहा हूँ, तीन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, 1 2 एंड 3। अगर मैंने लिखा जावा स्पेस एक्स वाई जेड स्पेस 1 2 3, देखें यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सिंगल वैल्यू में पास कर रहा हूँ 1 2। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने तीन वैल्यूज पास की, ए बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया है, मैंने एक सिंगल स्ट्रिंग पास की है ABC। तो इस तरीके से कमांड लाइन आर्गुमेंट दिया जाए, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमको ऐसा ही कुछ करना है, इनमें से किसी एक एग्जांपल को अज्यूम करके हम देखेंगे कि हमें कुछ ऐसा ही करना है। तो एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, वी कैन इवन पास दी आर्ग्यूमेंट्स टू मेन फंक्शन यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो मेन फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास करने का प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया मैंने आपको, कि आप प्रोग्राम को रन करते समय, इंटरप्रेट करते समय स्पेस देकर कुछ वैल्यूज को पास कर सकते। अगर आपने 1 स्पेस 2 स्पेस 3 लिखा तो तीन डिफरेंट वैल्यूज कंसिडर होंगी, वन अलग, टू अलग, थ्री अलग। अगर आपने 1 2 3 कंटिन्यूसली लिख लिया तो एक 123 सिंगल वैल्यू कंसिडर होगी, ठीक है। तो ये इनपुट देने का तरीका है। आप चाहो तो कमांड लाइन के समय भी यूजर से इनपुट मांग सकते हो, तो इस प्रोग्राम को रन करने वाला है वो कुछ इनपुट पास कर सकते, ओके। तो देखते हैं एक सैंपल। देखिए आप सभी ने देखा होगा कि हम हमेशा लिखते हैं, एक फंक्शन जब मेन फंक्शन बनाते हैं तो हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग ए आर जी। आज हम इसका मतलब देखेंगे कि ये स्ट्रिंग ए आर जी क्यों लिखा है। अभी मैंने क्या बताया, जैसे अगर इस एग्जाम्पल को मैं कंसिडर करूं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल वैल्यू ए बी सी हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, किसको, मेन को। तो ये मेन को आर्ग्यूमेंट पास करना मतलब ये कहाँ जाएगा, ए आर जी के पास। समझ में आ रहा है। मेन को हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट के लिए ही हम लिखते हैं, सो दैट वी कैन होल्ड द आर्ग्यूमेंट्स। तो सारे आर्ग्यूमेंट्स कहाँ जाके स्टोर होंगे, ये स्ट्रिंग टाइप के ए आर जी नाम के एरे के अंदर। ए आर जी मैंने बोला है आर्ग्यूमेंट के लिए, आप ए आर जी की जगह कुछ भी यूज कर सकते हो। ए आर जी एक एरे है और जितनी भी वैल्यूज आप पास करोगे वो सारी जाके ए आर जी नाम के एरे में स्टोर हो जाएगी।
ARG एरे अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लूँ, इसका कोई साइज हमने इनिशियली डिफाइन नहीं किया है, हम जितनी वैल्यूज पास करेंगे उतना उसका साइज उठेगा। तो ARG में अगर हमने 4 वैल्यूज पास की तो ARG 0 पर, मान लो इस एरे का नाम है ARG, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो उसके 0 पोजीशन पे 1 स्टोर हो जाएगा। मैं क्या पास कर रहा हूँ, मैंने मान लो लिखा है जावा स्पेस XYZ स्पेस 1 2 3 4, तो इसमें जाके 1 2 3 4 स्टोर होगा, और 1 2 3 स्टोर स्पेस स्टोर, मतलब 1 2 3 स्टोर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 0 पोजीशन पे 1, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 डिफरेंट वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया कैसे होने वाला है काम, क्यों स्ट्रिंग ARG लिखते हैं, ताकि हम मेन में भी कमांड लाइन के थ्रू आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकें। अब बाय डिफॉल्ट जावा में हर चीज स्ट्रिंग होती है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग, एवरी इनपुट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन जावा। मतलब अगर आपने ABC लिखा, आपने ABC लिखा, आपने 1 2 3 4 लिखा, जैसा यहाँ लिखा है, एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन जावा। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है मैंने, हैंस टू पास द पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स टू मेन फंक्शन वी हैव टू राइट स्ट्रिंग ARG सो दैट वी कैन होल्ड द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ARG नाम का एक एरे बना दिया। ठीक है, तो सारी वैल्यूज इस ARG नाम के एरे में स्टोर हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, देखिए और देखते हैं हम एग्जांपल के थ्रू क्या करने की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ARG जो है, मैंने लिखा हुआ है ARG, ऐसा हम लिखते हैं स्ट्रिंग स्पेस ARG मेन के अंदर, यहाँ मेन रहता है। तो ARG क्या है, दिस इज द एरे ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स एंड कैन टेक any number of command line inputs because we haven't specified the size। तो जो भी हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे और रन करते समय जितने भी हम कमांड लाइन से आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उतना ही ARG का साइज बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल देखिए, दिस इज माय एग्जांपल नंबर 1। इस प्रोग्राम में मैंने लिखा है, मैंने एक XYZ नाम की मैं क्लास बनाना चाहता हूँ, इसको मैं कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के बाद में मैं 4 डिफरेंट स्ट्रिंग्स या सिटी के नेम्स या आप बोले 4 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहता हूँ, किसको, XYZ नाम की क्लास। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा मेन में स्ट्रिंग ARG के पास। तो ये सारा डेटा किसके पास में स्टोर होगा, जाके पूरे 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये जाकर किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे ARG के पास। तो देखिए मैंने क्या लिखा, क्लास XYZ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARG। मतलब जब आपने ये पूरा प्रोग्राम में अज्यूम कर लेता हूँ, आपने ये पूरा प्रोग्राम लिख लिया है और लिखने के बाद में आपने जब इस प्रोग्राम को कंपाइल किया तो देयर वाज नो एरर, एंड कंपाइल करने के बाद जब आपने आर्ग्यूमेंट पास किया तो वो आर्ग्यूमेंट किसमें स्टोर हो गए, स्ट्रिंग ARG में। समझ में आया, तो ARG नाम का एक एरे बन गया है बड़ा सा, इसमें पहली पोजीशन पे क्या स्टोर हो गया, जाकर पहली, सेकंड पोजीशन पे स्टोर हो गया है मुंबई, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे स्टोर हो गया है कलकत्ता, और लास्ट पोजीशन पे स्टोर हो गया चेन्नई। तो अपने आप ARG, इस एरे का नाम क्या है, ARG, टाइप क्या है, स्ट्रिंग, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब चीज़ें, चाहे हम यहाँ पे 1 2 3 भी पास करते तो भी वो स्ट्रिंग ही होता, बाय डिफॉल्ट जावा में सब चीज़ें स्ट्रिंग ही होती है, मैंने बताया। ठीक है, तो अच्छा इस इंडेक्स को, अगर ये एरे है तो इसका पहला इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, नेक्स्ट 1 2 मतलब 0 इंडेक्स नंबर पर ARG में दिल्ली स्टोर हुआ है, 1 नंबर पे मुंबई स्टोर होगा, 2 नंबर पे कलकत्ता, 3 नंबर पे चेन्नई। अगर आप इसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो वो यहाँ पे डेटा का पोजीशन भी। ठीक है, तो अब मैं, ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, ये प्रोग्राम बनाया है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, वन बाय वन वी वांट टू प्रिंट ऑल दी वैल्यूज विच वी हैव पास्ड टू कमांड लाइन। हमने मेन को जो भी डेटा पास किया है, आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, हमको वन बाय वन प्रिंट कराना चाहिए। तो इधर तक जब आपने पूरा कोड लिखा तो ऐसा आप चाहते थे, दिस वॉज योर एम, कि आप ऐसा कुछ कमांड लाइन के थ्रू आर्ग्यूमेंट पास कर सको। तो इतना करने के बाद में ARG में सारी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। ऐसा करते ही, ये लाइन के होते ही ARG नाम का एक एरे में 4 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, 0 से लेकर 3 इंडेक्स नंबर तक। ठीक है,
तो अब मुझे ये प्रिंट कराना है, तो मैंने प्रिंट कराने के लिए क्या लिखा, अब ये वैल्यूज मैंने 4 पास की हैं, नेक्स्ट टाइम मैं 5 भी पास कर सकता था, नेक्स्ट टाइम 6 वैल्यूज भी पास कर सकता था। तो जब प्रोग्राम रन होगा आप जितना चाहे उतनी वैल्यूज पास कर सकते हो, देयर इज अ फ्रीडम, क्योंकि ARG का कोई साइज तो फिक्स किया नहीं है, जितने वैल्यूज पास करोगे अपने आप ऑटोमेटिकली उतना ARG का साइज हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट कर कहाँ तक गया, ARG डॉट लेंथ तक, जो भी रेंज हो। इस ARG का लेंथ क्या होगा आप बता सकते हो, लेंथ ऑफ ARG, इट विल बी 4। एंड इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होंगे, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, आई का वैल्यू 0 से लेकर, यू कैन से आई का वैल्यू, इसीलिए मैंने आई क्या लिखा, 0 से लेकर आई इज, मैंने क्या लिखा हुआ है, आई इज लेस देन ARG डॉट। तो आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 0 से, आई का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 0 से, कहाँ तक जा रहा है, आई का वैल्यू 0, आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, आई का वैल्यू यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, आई इज लेस देन, आई इज लेस देन, लेंथ कितनी है ARG की, तो हमने क्या कैलकुलेट की, तो आई इज लेस देन 4 मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर, और वहीं पे आपकी वैल्यूज हैं, 0 से लेकर 3 तक की ARG में वैल्यूज हैं। तो हमने क्या किया, लूप लगाकर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा और ARG आई लिखी, जिससे क्या होगा, जब आई का वैल्यू 0 होगा तो ARG 0, ARG 0 हो जाएगा और आई इक्वल टू 0। तो SOP के थ्रू आप लिखोगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फिर आई का वैल्यू होगा 1, और जैसे ही आई का वैल्यू 1 हुआ फिर से लूप चलेगा और ARG 1 की वजह से क्या प्रिंट हो जाएगा, मूवमेंट। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 2 होगा और ARG 2 की वजह से क्या प्रिंट हो जाएगा, डेल्टा का। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 3 होगा, ARG 3, और इसकी वजह से क्या प्रिंट हो जाएगा, चेन में। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और जैसे ही आई का वैल्यू प्लस होकर 4 हुआ तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और ये लूप नहीं चलेगा। तो ये आपका एम कंप्लीट हो गया। मतलब आपको आउटपुट कैसे मिलेगा, यू कैन से आप अगर ये आउटपुट विंडो है तो आपको पहली लाइन में प्रिंट होगा दिल्ली, दूसरे लाइन में प्रिंट होगा मुंबई, तीसरे लाइन में प्रिंट होगा कैलकाटा, चौथी लाइन में प्रिंट होगा। ओके, तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था ये, ठीक है। अभी एक छोटा सा और प्रोग्राम हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम बनाना चाहते हैं दैट इज फॉर रिवर्स अ नंबर एंटर थ्रू कमांड लाइन। मतलब आप कमांड लाइन से इनपुट लो, कमांड लाइन से एक नंबर को इनपुट लो और उस नंबर को क्या करो, रिवर्स कर दो। अब यूजर से इनपुट नहीं लेना है, हमको डेटा इनपुट स्ट्रिंग यूज नहीं करना है, हमको स्कैनर यूज नहीं करना है, हमको बफर्ड यूजर नहीं यूज करना, बफर्ड रीडर जो क्लास होती है यूज नहीं करना है, हमको कमांड लाइन से इनपुट लेना है। तो देखो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, जब हम प्रोग्राम बना लेंगे उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा जावा सी स्पेस रिवर्स डॉट जावा। तो प्रोग्राम कंपाइल होगा, आई एज्यूम कि कोई भी एरर नहीं जनरेट हुआ है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, जावा स्पेस रिवर्स स्पेस 1 2 3। तो देखो एक सिंगल वैल्यू, देखो 1 2 और 3 के बीच में मैंने कोई भी स्पेस नहीं दिया है, मतलब हमें चाहिए वही था, हमारा एम क्या था, रिवर्स अ नंबर, एक सिंगल नंबर है ना, तो हमने एक ही नंबर को इनपुट दिया है। ध्यान रखना 1 2 और 3 के बीच में स्पेस मत देना, अगर आपने 1 2 3 के बीच में स्पेस दिया तो 3 वैल्यूज इनपुट आ जाएंगी, ओके। और हमें चाहिए एक, तो एक ही वैल्यू दो। तो ऑटोमेटिकली ARG का साइज कितना हो जाएगा, ARG का साइज 1 हो जाएगा और उसको 0 इंडेक्स नंबर पे 123 स्टोर रहेगा, बैठेंगे। अब नंबर को रिवर्स कैसे करें, तो सबसे पहले तो जो आपने इनपुट दिया है दैट इज बाय डिफॉल्ट इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। आपने 1 2 3 दिया है, मैंने आपको बताया कि जावा में हर चीज बाय डिफॉल्ट कैसी होती है, स्ट्रिंग टाइप। तो यूजिंग रैपर क्लास आपने ARG 0 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में, और स्टोर किसमें कर दिया, एन में। तो ARG 0 में जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है जो आपने 1 2 3 स्टोर कराया था वो अब एन में एज एन इंटीजर वैल्यू स्टोर हो गया। नाउ n is having 123, this is our first task,
कि जो भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से वैल्यू ली है उसको एक इंटीजर में वेरिएबल में स्टोर करा सको, और इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए रैपर क्लास यूज होती है। तो एन में 1 2 3 स्टोर हो गया। फिर से बोल दो हमारा एम क्या है, रिवर्सिंग अ नंबर एंटर थ्रू कमांड लाइन। तो हमने सबसे पहले वो नंबर लिया, उसको एन में स्टोर करा लिया। अब जो नेक्स्ट कोड लिखा हुआ है, जो स्टेप 2 जो है, हमें जो नेक्स्ट कोड लगाना है, लॉजिक लगाना है, दैट इज रिलेटेड टू रिवर्सिंग अ नंबर। तो वैसे तो मैंने प्रीवियस प्रोग्राम्स में ही एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो, अगर मैं एक वेरिएबल लूँ REM और n डिवाइड बाय 10 कर दूँ, n मॉडुलस 10 कर दूँ, सॉरी, तो आंसर क्या आएगा? इफ n इज हैविंग 123 मॉडुलस 10, तो योर आंसर विल बी 3, क्योंकि 1 2 3 को 10 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आता है, यहाँ डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, रिमाइंडर क्या आता है? 3। तो दिस विल बी स्टोर्ड इन REM, हमारा। उसके बाद में ये स्टेप समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है? REV इज इक्वल टू REV इंटू 10। तो REV में इनिशियली 0 है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि REV में एक वेरिएबल लिया है मैंने, 0 है, प्लस REM में क्या है? 3, REV में क्या है? 0 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब REV में क्या हो जाएगा? 0 इंटू 10 प्लस 3, इट विल बी 3। तो REV में 3 स्कोर हो गया। उसके बाद में तो ये स्टेप समझ में, इससे क्या हो रहा है? देन n का वैल्यू क्या है? n डिवाइड बाय 10। अब डिवाइड कर रहे हैं, अब रिमाइंडर नहीं निकाल, अब डिवाइड कर रहे हैं। तो n में क्या है? 1 2 3 है। देखो n मॉडुलस 10 किया है, REM में 3 है, लेकिन n के अंदर तो 1 2 3 रहेगा ना। अभी हमने n को तो नहीं मॉडिफाई किया है, n मॉडुलस 10 निकालना है, तो n तो n ही है। अब देखो क्या लिखा, 123 डिवाइड बाय 10। अब 123 करने पर योर रिजल्ट विल बी 12.3। और इसको स्टोर किसमें कराने की कोशिश कर रहे हो? n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 लिखा है आपने, दैट मीन्स आप n में 12.3 स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हो। पर n का टाइप अगर हम इंटीजर ले लें तो n में क्या स्टोर होगा? 12। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, REM में क्या है? REM में 3 है, REV में 3 है, n में आ गया है 12। समझ में आया? एक ये वैल्यू काम की है, एक ये वैल्यू काम की है, और तीसरी ये वैल्यू निकल आई। अब n का वैल्यू क्या बन गया? 12 ऊपर गया। क्या n 0 है? क्या 0 के n इज नॉट इक्वल टू 0? n हमारा 12 है ना, विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कंडीशन ट्रू, ये जो लिखा हुआ है कंडीशन ट्रू। तो फिर से REM कैलकुलेट हुआ। अब REM क्या हो जाएगा? REM इक्वल टू n मॉडुलस 10। REM में है, n में है क्या? 12 मॉडुलस 10। तो अब REM में हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 2। ठीक है ना, पहले 3 था, अब वो मॉडिफाई होकर अब क्या बन गया? 3 की जगह अब क्या आ गया? ठीक है, अब REV कैलकुलेट करते हैं। REV का क्या फॉर्मूला है? REV इज इक्वल टू REV इंटू 10 प्लस REM। REM में क्या है? 2। REV में क्या है? देखो ध्यान से, REV में क्या है? 3। तो 3 इंटू 10 प्लस 2। तो REV में अब क्या हो जाएगा? तो देता हूँ, 30 प्लस 2 30। REV में क्या हो गया? अब क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन? n इक्वल्स n, देखो क्या लिखा हुआ है? n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10, वही चीज सेम, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10। n में क्या है? देखो यहाँ पे n में क्या है? n में है 12, 12 डिवाइड बाई 10, इट विल बी 1.2। और वापस को n में स्टोर करोगे तो क्या स्टोर होगा? n विल बी, n देखो 1 2 3 था पहले, एक बार देख लेते हैं। n स्टार्ट में 1 2 3 था, है ना, n में हमने 1 2 3 स्टोर कराया था। n बाद में क्या बन गया? 1 2, फिर n क्या बन गया? 1। अब फिर से लूप चलेगा, देखो अब वापस से खत्म हो गया, ये कैलकुलेट कर लिया, अब n 1 हो गया, फिर लूप चलेगा। क्या n 0 के बराबर नहीं है? n इज नॉट इक्वल टू 0, यस आवर कंडीशन इज ट्रू। तो फिर से रिमाइंडर REVN वो कैलकुलेट होगा। तो देखो वही पूरा प्रोसीजर, रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं? REM इज इक्वल टू, देखो ये लिखा हुआ है पुराना वाला, n मॉडुलस 10। n में है क्या? 1 मॉडुलस 10, तो REM में क्या आ गया? REM विल बिकम
1 डिवाइड होगा ही ना। चलो उसके बाद में आर ई बी क्या होगा, आर ई बी इज इक्वल्स टू आर ई बी इंटू 10 प्लस आर ई एम। और आर ई बी पुराना वाला आर ई बी कितना है देखो 32 है, तो 32 इंटू 10 प्लस आर ई एम में कितना अभी हमने निकाला 1, तो ये 1 क्या आ गया 320 प्लस 1 इज इक्वल टू 321। देखो हमारा नंबर उल्टा हो गया, हमने जो 1 2 से इनपुट दिया था वो 321 बन गया है, मतलब आर ई बी में हमारे पास वो वैल्यू आ गई। अब देखते हैं, अभी काम खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप इज अब आर ई एम कैलकुलेट हो गया, आर ई बी हो गया, अब एन चेंज, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय एन में क्या है देखो 1 डिवाइड बाय 10, तो 1 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1। और जब n को आप 0.1 स्टोर करोगे तो सिर्फ n में 0 स्टोर होगा, मैं बार बार बताते आ रहा हूँ। तो अब n क्या बन गया 0, आर ई बी में क्या है 321, आर ई एम में क्या था 1, ठीक है। ऊपर गए तो हमने देखा चेक किया क्या n 0 के बराबर नहीं है, नहीं हमारा n तो 0 के बराबर है, तो कंडीशन इज फॉल्स। तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में आ गए, ये लूप चलेगा ही नहीं आगे, नेक्स्ट स्टेप में आ गए और क्या प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आर ई बी। और आर ई बी में है क्या, आर ई बी हमारे पास में नंबर है उल्टा 321, हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 321। ओके समझ में आया, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। राइट, चलिए मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। देखिए रिवर्स का प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है। देखो ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जिसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लॉजिक देखो। फ्यूजे के लिए अलग से ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं जो आप रन करके देख सकते हो। इट इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप कन्वीनियंटली अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शुरुआत में आपको वही कमांड लाइन के थ्रू ही करना चाहिए, कमांड सी एम डी के थ्रू ही आपको प्रोग्राम बनाने चाहिए। आपको सी एम डी सॉफ्टवेयर मतलब जो हम जॉस वाला बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना वही यूज़ करना चाहिए। चलिए छोड़िए, हम वापस अपने लॉजिक पे आते हैं। देखिए ये इंटीजर डॉट पास इन वाला लाइन, ताकि जो कमांड लाइन में पास करेंगे वो किसमें स्टोर हो जाए एन में, इंटीजर में कन्वर्ट हो। हमने तो वेरिएबल दिए थे तो उनको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ये हमारा कोड है, हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया। चलिए कंपाइल करते हैं, तो नो सिंटेक्स एरर, कोई एरर नहीं है ना। तो क्लोज करो उसको और रन करने के लिए जावा में मतलब जो फ्यूचर सॉफ्टवेयर होता है उसमें थोड़ा कमांड लाइन को अलग तरीके से मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 2 3 लिखना पड़ेगा। और मैं इसे करूँगा और मैं इक्वल करूँगा, देखो 321 आ गया। गॉट इट, मतलब हमारा प्रोग्राम सही है, लॉजिक सही है, राइट। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं लॉजिक। आई एन एस ग्रेटर देन 0, मैंने अब यहाँ पर मैंने एन एस ग्रेटर देन 0 लिख दिया और यहाँ लिख दिया था, यहाँ क्या लिखा हुआ था देखिए, लॉजिक मैंने लगाया था दिखाते रहो, एन इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक ही बात हुई, जब तक एन 0 नहीं बन जाएगा तब तक ये काम हमें करना था, ये पूरा लॉजिक लगाना था, है ना। या फिर मैं लिखूँ जब तक एन का वैल्यू 0 से बड़ा है तब तक हमको ये लॉजिक लगाना है, तो बात तो एक ही है। तो या तो आप ऐसा लिखो, है ना, या फिर आप ऐसा लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं।